हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 14 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जून 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से समझाई गई है। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। कल का रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस बार की थीम थी प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज स्टिल मोर वर्क टू डू, लेट्स एक्सेलरेट एफर्ट। भारत सरकार ने डीजी पिन नाम का एक नया डिजिटल पहल शुरू किया है। इसमें इसने इसरो और आईआईटी हैदराबाद की मदद ली है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने पोषण पोया पर्व मनाया। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास खान क्वेस्ट मंगोलिया में आयोजित किया गया है। 22वां संस्करण था, भारत ने भी हिस्सा लिया। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, ये पुस्तक लिखा है पूजा पुजारा ने। और 13 अंकीय यूनिक अल्फा न्यूमेरिक इंफ्रास्ट्रक्चर आईडी लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके अलावा आईएलओ के द्वारा आईएलओ स्टेट के नवीनतम आंकड़े जारी किए गए। भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़कर के 64.3% हो गया है। 2019 में ये 24% के आसपास था। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया 6.3%। 12 जून को एयर इंडिया का एक प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान क्रैश हो गया अहमदाबाद से, आप सबने सुना। इसमें 242 लोगों में से 241 पैसेंजर्स की डेथ हो गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जहां पर ये जाकर के टकराया है जिस हॉस्पिटल वहां से भी डेथ हुई है। तो ये टॉप 9 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एमजेटी ऐप से आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाकर या फिर फ्री क्विज सेक्शन में जाकर के। पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो साथियों, ये 14 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज यानी 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है। ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए, ब्लड डोनेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ब्लड डोनेशन बहुत कारगर होता है। कई कई बार कुछ रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो मिलते नहीं हैं, वो डोनेशन के माध्यम से मिल जाते हैं। और ब्लड डोनेशन से कईयों की जानें भी बच जाती हैं। तो गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ, इस थीम के साथ इस बार का विश्व रक्तदाता दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया। ये जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनको समर्पित होता है दिवस। 2004 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब अभी का इस मंथ का जितना भी महत्वपूर्ण दिवस आया है उसका रिवीजन करेंगे। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, 8 जून को ही विश्व महासागर दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो जारी किया गया, इसमें भारत आ गया है 131वें स्थान पर। देखिए यहाँ पर इंडिया स्लिप्स टू 131 फर्स्ट पोजीशन टू ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। तो 2025 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131वें पर भारत है। 19वां संस्करण है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। टॉप पर अगर बात करें तो सबसे ऊपर है आइसलैंड, फिर फिनलैंड, फिर है नॉर्वे, टॉप 3 है। और लास्ट पर है पाकिस्तान 148 देशों में। भारत का स्थान याद रखना, ये पूछा जाता है, 131वें स्थान पर है। ठीक है। अच्छा, पिछले दिन में बहुत सारे जो इंडेक्स आए हैं उनका रिवीजन करेंगे पिछले एक साल में। जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, अभी हमने 2-3 दिन पहले बात किया था, तो 10वें स्थान पर भारत है। इसी में तो बताया था मैंने कि चौथे स्थान से शुरुआत होता है डेनमार्क से। ठीक है, फर्स्ट 3 पर कोई नहीं है। यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में 130वें पर भारत है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में 118वें पर है। मुक्त भाषण सूचकांक में 24वें पर। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 14वें पर। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 5वें पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4थे पर। जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठे पर। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 96वें पर। अगला, जून 2025 में ईरानी परमाणु स्थलों और सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ इसराइल के द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान का क्या नाम है? तो देखिए, अभी एक नई डेवलपमेंट हुई है मिडिल ईस्ट में, एक बार फिर से लड़ाई जो है या कह वार फिर से छिड़ चुकी है।
ईरान के 4 परमाणु ठिकानों पर और 2 मिलिट्री बेसिस पर इजराइल ने जोरदार हमला किया और बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है। 200 फाइटर जेट्स की मदद से यहाँ पर हमला किया है। बदले में अब ईरान ने भी ड्रोन अटैक्स किए हैं इजराइल पर और अब वॉर छिड़ रही है, वॉर चल रही है और बताया जा रहा है कि ईरान के कई टॉप कमांडर भी इसमें मारे गए हैं। इसके लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है इजराइल ने। तो ऑपरेशन राइजिंग लायन याद रखना, इस ऑपरेशन के तहत इजराइल जो है ये ऑपरेशन ईरान पर छेड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ये नाम याद रखना है। तो ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करना ये इसका उद्देश्य है, क्योंकि इसको डर है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बना रहा है वेपन, और न्यूक्लियर वेपन को उसको डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है। इजराइल की बात करें, जेरूसलम राजधानी होती है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यू शकील मुद्रा होती है। ईरान के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक बात और ध्यान रखना कि ईरान जो है ना, ये परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य है और 1968 में इस पर हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब ये होता है कि उस टाइम पर यानी 1968 में जिसके जिसके पास भी परमाणु बम थे, यानी चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके और यूएस, इनके अलावा कोई और न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, और इसीलिए इस पर समझौता होता था। दुनिया के बहुत सारे देश ने इस पर हस्ताक्षर किए थे कि वो भविष्य में न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। अगर न्यूक्लियर वेपन बनाते भी है तो वो पावर प्रोजेक्ट के रूप में न्यूक्लियर फैकल्टी का यूज करेंगे, लेकिन वेपन नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे। लेकिन यहाँ ईरान आज के टाइम पर अब इसका अवहेलना कर रहा है, और यही वजह है कि इस ट्रीटी की अवहेलना की वजह से दुनिया भर के बहुत सारे देश भी इसके खिलाफ हैं, अमेरिका जैसे देश। ठीक है, खैर अगर आप मैप में देखोगे तो ये रहा जैसे अपना प्यारा भारत, इसके बाद पाकिस्तान के बाद ये एक देश दिखेगा, ये है ईरान। ये बड़ा सा देश जो है ये ईरान है। फिर इराक सीरिया के बाद आपको ये जो देश दिखेगा छोटा सा, ये है इजराइल। ठीक है, तो इजराइल जो है इसने अटैक किया है ईरान पर। चलिए, ईरान की राजधानी तेहरान होती है और मुद्रा इसकी रियाल है। ठीक है, हालांकि तोमान भी मुद्रा ये लोग कर लिए हैं, और अल खामेनी इसके सुप्रीम लीडर हैं। अगला, हाल ही में भारत के लोकपाल द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत में जो लोकपाल सिस्टम है, इसके द्वारा एक नया आदर्श वाक्य, एक नया मोटो अपनाया गया है। इसका नाम है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। तो इंग्लिश में जिसे कहते हैं एम्पावर सिटीजन एक्सपोज करप्शन। ठीक है, यानी कि नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण। तो ये एक नया मोटो है। इससे पहले इसका मोटो था मां मृगधा कस्य स्विधनम, यानी किसी के धन के लिए लालची मत बनो। ये संस्कृत वाक्य था और ये अब हिंदी वाक्य लिया गया है, थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो लोकपाल है। लोकपाल आप जानते हो ना कि सभी विभागों में, भारत का जो लोकपाल होता है वो सभी विभागों में भ्रष्टाचार की निगरानी करता है, जांच पड़ताल करता है। इसकी स्थापना 2013 के अधिनियम के तहत की गई थी, लेकिन स्थापना हुई थी 2019 में, मार्च महीने में। ठीक है, मार्च 2019 में इसको लागू कर दिया गया था अच्छे तरीके से। ई बुक वगैरह लेना चाहते हैं आप तो आप जा करके MZT ऐप पर ले सकते हैं। मई महीने की भी ई बुक आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप जाकर ले सकते हैं। और हम लोग बना रहे हैं लास्ट 1 ईयर की ई बुक, क्योंकि NTPC के एग्जाम में लास्ट 1 ईयर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही ये ई बुक भी आपको देखने को मिलेगी। ईरान की घोषणा के अनुसार कौन सा देश ईरान में 8 न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा? देखिए, अभी तो वो चल ही रहा है जो इजराइल ईरान का चल रहा है। इसी बीच एक और रिपोर्ट आई, इसमें पता चला कि रूस ने ईरान से एक डील करी हुई थी, वो डील अब फाइनलाइज हो गया है, जिसमें इसने कहा था कि हम ईरान में 8 न्यूक्लियर प्लांट लगाएंगे। कौन? रसिया लगाएगा। तो हालांकि ये डील पहले से ही हो रही थी, ऐसा नहीं है कि अभी इजराइल के अटैक छेड़ने के बाद ये हुआ, ये पहले से डील चल रही थी और अब जाकर डील फाइनलाइज हुई है। तो रसिया टू कंस्ट्रक्ट 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट इन ईरान। अब ये तो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, लेकिन क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के बहाने लोग न्यूक्लियर बम भी बनाने लगते हैं, और ये ऐसा सभी देश करते हैं, कोई नई बात नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगता है, उसमें उसमें से कुछ ज़्यादा इनरेज करके उसका वेपन के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, जाकर बनाने लगते हैं। ठीक है, खैर रसिया के ईरान से अच्छे संबंध है। रसिया और यूक्रेन वार में रसिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ईरान, तो यही कारण है कि ईरान के पीछे रसिया खड़ा रहता है।
खैर, ईरान की परमाणु ऊर्जा संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लामी ने इसकी घोषणा की हुई है। नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाने की रणनीति का ये हिस्सा है। रूस की रोस एटॉम कंपनी इसकी प्रमुख साझेदार है। आगे, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं अभी श्रीनिवास मुक्कमाला। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं, पूरा पूरा मेडिकल एसोसिएशन के। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति आपको कई पदों पर दिख जाएंगे अमेरिका में। इंडियन ओरिजिन फिजिशियन बॉबी मुक्कमाला, बॉबी मुक्कमाला भी इन्हें कहते हैं, और श्रीनिवास मुक्कमाला इनका ऑफिशियल नाम है। तो ये उसके अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, मेडिकल एसोसिएशन का एक संघ है, एक यूनियन है, मेडिकल का सारा डिपार्टमेंट इसके तहत आता है। जैसे मैं आपको बैंक एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन और बहुत सारी चीज़ें इंडिया में भी बता चुका हूँ, वैसे ही यहाँ पर होता है। तो ये 180वें अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। 1947 में स्थापित किया गया था अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। चिकित्सकों और मेडिकल छात्रों का सबसे बड़ा ये संघ होता है, यूनियन होता है। अगला, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, इसका 8वां संस्करण हो रहा है। इसकी मेजबानी कौन देश करेगा? तो इसकी मेजबानी इस बार फ्रांस कर रहा है। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति होता है, वरुण होता है, गरुण होता है, फ्रेंजक्स होता है। ये सभी एक्सरसाइज भारत फ्रांस के बीच होती हैं। तो इसी तर्ज पे जो शक्ति अभ्यास है, इसका 8वां संस्करण हो रहा है और ये फ्रांस में इस बार हो रहा है। 18 जून से शुरू होगा और 1 जुलाई तक ये चलने वाला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, फ्रांस में हो रहा है इस बार। और शक्ति, वरुण, गरुण, फ्रेंजक्स मैंने आपको बताया ही। 2 वार्षिक अभ्यास है शक्ति, जो अभी भारत और फ्रांस की सेना के बीच होता है। हालांकि पिछली बार 2024 में ही हो गया था। मेघालय के उमरेई में हुआ था ये अभ्यास, 7वां संस्करण। 2011 से शुरुआत हुई है। अगला, यहाँ पर देखिए बहुत सारे सैन्य अभ्यास है, उनका रिवीजन करेंगे। अभी खान क्वेस्ट मैंने आपको बताया, वो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, वो भी मंगोलिया में हुआ। और नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ, मंगोलिया में। गोल्डन ड्रैगन चीन और कंबोडिया के बीच हुआ। तीस्ता प्रहार भारतीय सेनाओं ने तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में किया। अभ्यास आक्रमण भारतीय सेनाओं ने किया। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं ने किया पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ। डिजर्ट फ्लैग, ये बहुराष्ट्रीय था, संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। दस्तलीक भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ, पुणे में। एआई केमी भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ। पासेक्स भारत न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। और टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका के बीच हुआ। इन्हीं ओचस भारतीय वायुसेना ने किया ग्रीस में, ग्रीस के साथ मिलकर। अगला, यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत का कौन सा शहर नामांकित किया गया? यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसमें शामिल हुआ है लखनऊ। आप यहाँ पर आर्टिकल देखिए, इंडिया सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर लखनऊ सिलेक्टेड फॉर यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी क्रिएटिव सिटी। तो यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमिक क्रिएटिव सिटी में इसे शामिल किया गया है। ये एक लिस्ट है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को गैस्ट्रोनॉमी फॉर अवधी कुजीन श्रेणी के तहत क्रिएटिव सिटी के लिए प्रस्तावित किया गया है, शामिल किया गया है। तो 2004 शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, इसमें दुनिया भर से 2004 शहर शामिल हैं अभी तक। धीरे धीरे और भी ऐड होते रहते हैं यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी शामिल की जाती है, आप जानते हो। आज के टाइम पर 43 इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। ठीक है, जिसमें से 35 जो हैं ये आपके प्राकृतिक हैं, 7 जो हैं कृत्रिम है, और 1 जो है ये मिक्स है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। 11 दिसंबर 1945 को स्थापना हुई थी, पेरिस में हेडक्वार्टर है। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष है। अगला, हाल ही में किस देश को 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और 1373 आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये एक्चुअली में आर्टिकल्स हैं, ठीक है, तो या सैंक्शंस कह सकते हो। तो अभी पाकिस्तान को तालिबान प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये तो वही बात है कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए जिम्मेदारी दे दी जाए। तो पाकिस्तान को तालिबान प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। एक्चुअली में आज के टाइम पर यूएनएससी का ये अस्थायी सदस्य बना हुआ है 2 साल के कार्यकाल के लिए पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान अपने आप को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बना लिया, इन दोनों का। आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना लिया है और तालिबान प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना लिया है। जो खुद पाकिस्तान जो है आतंकवादी है,
आतंकवादी देश है, वो अपने आप को आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना रहा है। ये क्या क्या हो रहा है। खैर, यूएनएससी सदस्य है, ये गैर स्थायी सदस्य है 2025-26 के लिए, तो अभी इसका 1 साल और है। यही वजह है कि जब भी भारत कोई भी मुद्दा उठा रहा है इसके खिलाफ यूएनएससी में, तो ये उसको पुरजोर तरीके से विरोध करके खारिज करने की कोशिश कर रहा है। खैर, 2011 में ये जो तालिबान प्रबंधन समिति है इसकी स्थापना की गई थी यूएनएससी प्रस्ताव पर। इसका प्रस्ताव 1988 था, तो इसीलिए इसका नाम 1988 रखा गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अगला, अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त होने वाला एयर इंडिया का विमान, ये इसमें किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे? विजय रूपाणी, जिनका निधन हो गया। तो विजय रूपाणी जी साथियों गुजरात के पूर्व सीएम थे। मैंने कल की वीडियो में भी बताया आपको, 2016 से लेकर 2021 तक ये सीएम रहे गुजरात के, और इनका निधन हो गया। ये भी इस प्लेन में सवार थे, लंदन जा रहे थे, इनका निधन हो गया। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा लकी नंबर करके आ रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसकी चर्चा चल रही है। ये लकी नंबर दैट फॉलोड विजय रूपाणी ऑल हिज लाइफ, एक लकी नंबर था इनका 1206। ये इनके कार, बाइक, बोर, जो भी नंबर रहता था इनका, स्कूटर का, सबका नंबर यही रहता था 1206, और इसको ये बहुत लकी नंबर अपना मानते थे, इसीलिए इसको ये हर जगह पर इसी नंबर का सब कुछ लिया करते थे। और अंत में देखो 12 जून यानी 1206 के ही दिन इनकी डेथ होती है, ये प्लेन क्रैश होता है। 1206 इनका अंत तक इनके साथ रहता है। खैर, जो भी था, और दुर्घटनाग्रस्त होने वाला एयर इंडिया का ये विमान, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का निधन हो गया है। और इसके बारे में, प्लेन के बारे में मैंने आपको कल सब कुछ बताया ही था। ड्रीम लाइनर 787 बोइंग का ड्रीम लाइनर था ये, और आज तक के इसके इतिहास में कभी ये दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ था। 1200 से ज़्यादा विमान यूज़ किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, 80 से ज़्यादा देश इसको यूज़ कर रही हैं, एयरलाइंस इसको यूज़ कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी दुर्घटना नहीं हुआ है। पिछले 16 सालों में पहली बार इस प्रकार का विमान हादसा हुआ। जितने भी एक्सपर्ट हैं सब कंफ्यूज हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। खैर, ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स के बारे में अब पूरा डिकोड किया जा रहा है, जैसे ही पूरी जानकारी आएगी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ और व्यक्तियों के निधन हुए हैं पिछले दिनों में, उनका रिवीजन करते हैं। जैसे दाजी पणसीकर, प्रख्यात विद्वान थे, इनका निधन हुआ। सुखदेव सिंह ढींडसा, राजनीतिज्ञ थे, दिग्गज अकाली नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। सरोज घोष, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के संस्थापक महानिदेशक थे। एम.आर. श्रीनिवास, प्रख्यात परमाणु वैज्ञानिक थे। जयंत नरलीकर, खगोल वैज्ञानिक थे। बाबा शिवानंद, योग साधक थे। सनी थॉमस, राष्ट्रीय निशानेबाज कोच थे। साजी एन करुण, मलयालम फिल्म निर्माता थे। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, इसरो के पूर्व प्रमुख थे। तो ये थे साथियों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जीएस सफलता बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जीएस का संपूर्ण बैच सब कुछ कंप्लीट कराया गया है, तो कराया जा रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी के लिए आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आप व्हाट्सएप कीजिए, इस व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप ऐसा बताइए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल बताई जाएगी। किस भारतीय नौसेना को भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और प्रवाल सैलमाला में बदला जा रहा है? आईएनएस गुलदार में बदला जा रहा है, कल मैंने आपसे पूछा था। देश में विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू किया गया है। आज आपको क्या बताना है? सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट, इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसके अलावा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने या किसी खतरनाक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। तो इसके बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।